हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पर्सनालिटी की सीरीज़ में करेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में। ठीक है, इनके आइडियोलॉजी के बारे में, इनके काम के बारे में, इनको किस तरीके से जो है इंडिया में पहचान मिली, इनकी आइडियोलॉजी की, मतलब एक एक चीज़ के बारे में हम बड़े अच्छे से जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। राजा राम मोहन राय जी, ठीक है, ये पिक्चर है द ग्रेट रिफॉर्मर। ओके, एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, बहुत कुछ बोला जाता है इनके बारे में, तो पढ़ेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले की राजा राम मोहन राय से पहले था वो क्या था उस समय। ठीक है, इनका जो जन्म है आपको मैं बता दूं 1772 में होता है, तो इससे पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब से इनका जन्म हुआ उससे पहले की 1757 की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो होती है, बैटल ऑफ प्लासी जो है यहाँ पे होती है वो। ठीक है, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, और वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या हो जाती है जी, वो जीत जाती है। जीत जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो एरिया था बंगाल, वो किसके अंडर में कहाँ चला जाता है जी, किसके कंट्रोल में चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ये चला जाता है। ठीक है, अब ये इससे पहले भी भारत में थे। यहाँ का जो समाज था उसके बारे में ये जानते थे, यहाँ की जो प्रथाएं थी उसके बारे में ये जानते थे। ठीक है, जब ये इन्होंने गवर्नर जनरल बनाना स्टार्ट किया, इनको हर एक चीज़ के बारे में, भारत की प्रथाओं के बारे में, भारत के समाज के बारे में, लोगों के बारे में सब कुछ पता था। कुछ गलत भी था, कुछ सही भी था। जो गलत था उसको ये सही करना ज़्यादा चाहते नहीं थे। वो चाहते इसलिए नहीं थे क्योंकि इनको सिर्फ अपना क्या चाहिए था, बिजनेस में क्या चाहिए था जी, प्रॉफिट चाहिए था। ये नहीं चाहते थे कि हमारी कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसा काम हो जिससे हमको जो है वो नुकसान हो। तो इन्होंने जो है वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि जी जो मुस्लिम हैं, ठीक है, उनके जो कानून रहेंगे वो किस हिसाब से रहेंगे जी, कुरान में, कुरान के हिसाब से बना दिए। और जो हिंदू हैं उनके जो कानून हैं, जिस तरीके से वेद पुराणों में व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, बात लिखी गई है, उस तरीके से जो है उनके मुस्लिम लोगों के जो बड़े आदमी हैं जो काफ़ी फेमस हैं हिंदुओं के हैं, उनको बैठा करके और इस तरीके से जो है वहाँ का समाज जो है वो रन किया इन्होंने। ओके, तो वहाँ का जो कानून थे वो रिलीजियस बेस पे काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर रिलीजियस बेस पे थे तो वहाँ की कुछ जो धारणाएं थी वो भी रिलीजियस बेस ही रहेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी प्रथाएं भी थी जो गलत मानी गई हैं और जो बाद में फिर बदली भी हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रथाएं थी वो आज हम बहुत अच्छे से जो है इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है जी, फिर आते हैं जी राजा राम मोहन राय। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय हैं वो आते हैं, इनका जो जन्म की अगर मैं बात कर लेता हूँ इनके जन्म की, ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 22 मई 1772 में होता है, 1772 में होता है। और कहाँ पे होता है, बंगाल में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जी, हुगली। और जगह कौन सी थी जी, राधानगर। राधानगर में जो है इनका क्या हो जाता है जी, जन्म हो जाता है। और इनके फादर, इनको अगर मैं बात करता हूँ कि इनके फादर का क्या नाम था, इनके फादर का क्या नाम था, रमाकांत रॉय। रमाकांत रॉय इनके फादर साहब का नाम था। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इनकी मदर का नाम, इनकी मदर का नाम था जी तारिणी देवी, तारिणी देवी। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको जो है वो नामों से बुलाया जाता है जी, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत के जनक इनको बोला जाता है। और फादर ऑफ बंगाल रेनेसा। ठीक है, बंगाल को जो है वो पुनर्जागरण का काम जो है किसने किया था, वो किया था जी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इनका जन्म कब बताया जी मैंने, 22 मई 1772 को। आप ये चीज़ें याद रखोगे, कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो एजुकेशन है वो इन्होंने क्या कुछ पढ़ाई की है, किस तरीके से आगे जो है जीवन यापन किया है, और किस तरीके से फिर आगे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की राह पे ये चले थे। ठीक है,
बर्थ और फादर मदर के बारे में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी एजुकेशन क्या थी। सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि आपको, ये बहुत बड़े क्या थे जी, फिलोसोफर थे ये। इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो पर्शियन, ये लैंग्वेज के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पर्शियन लैंग्वेज इन्होंने पढ़ी है, अरेबिक लैंग्वेज इन्होंने पढ़ी है, ताकि वहाँ की जो पुस्तकें हैं, जो फेमस पुस्तकें हैं जिनको लोग मानते हैं, उनको पढ़ा जा सके, ठीक है। इन्होंने बनारस में इन्होंने वेद पुराणों का क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं, ठीक है। हिंदुओं की जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं उनका क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर ये तिब्बत भी जाते हैं, तिब्बत जाते हैं। वहाँ पे क्या, किसके बारे में ज्ञान लेते हैं जी, बुद्धिज़्म के बारे में ज्ञान लेते हैं। वहाँ उनकी बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हिब्रू लैंग्वेज भी सीखते हैं। हिब्रू लैंग्वेज सीख करके ये क्या करते हैं, ताकि जो बाइबल है उसको पढ़ा जा सके। तो आप देखोगे यहाँ पे हर धर्म की चीज़ों को जो है इन्होंने वो स्टडी किया है। इसी वजह से ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और जब इतने बड़े फिलोसोफर कुछ बोलेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे, तो वो कितनी तार्किक होगी ये आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी, इतना पढ़े हैं तो इन्होंने काम क्या किया है, शुरुआत कहाँ से की है। 1803 से शुरुआत करते हैं और 1814 तक जो है ये क्लर्क की नौकरी करते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये 1814 में क्लर्क की नौकरी छोड़ करके कहाँ पे चले जाते हैं जी, ये चले जाते हैं कलकत्ता। और कलकत्ता जाने के पीछे का क्या रीज़न था, छोड़ने का क्या रीज़न था, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। कलकत्ता जब ये जाते हैं, वहीं से जो है वो स्टार्टिंग हो जाती है। स्टार्टिंग किस चीज़ की हो जाती है, बिकमिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के जनक बनने की जो शुरुआत है वो 1814 से स्टार्ट होती है, जब ये कलकत्ता में जाते हैं, ठीक है। वो जाते क्यों हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। जब ये कलकत्ता में जाते हैं, एक बार इसको रब करते हैं। जब ये कलकत्ता में जाते हैं, वहाँ पे बहुत से मुद्दों को भी उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि विडो रीमैरिज के बारे में, बोलते हैं कि जो विधवा है उनकी दोबारा से शादी होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ये बोलते हैं कि 4-4, 5-5 साल के जो बच्चे हैं उनकी शादी कर दी जाती है, ये गलत है। पॉलीगैमी के बारे में ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो वो मुद्दे हैं जो बड़े स्तर पे थे, बहुत छोटे स्तर पे भी इन्होंने बहुत सा काम किया है, ठीक है। और सबसे बड़ा काम जो लास्ट टाइम में इन्होंने किया है, पूरे उम्र भर जिसके लिए लड़े हैं, वो था जी सती प्रथा। इसको रोकने का जो काम किया है वो किसने किया जी, राजा राम मोहन राय जी ने किया है, ठीक है। तो ये कब रोका, किसने रोका, कैसे रोका, जो है वो सभी इस वीडियो में हम आगे देखें। अभी हम बात कर रहे थे कि 1814 में जब ये कलकत्ता गए, उसका रीज़न, एक बड़ा रीज़न क्या था, उसका बड़ा रीज़न आपको बताता हूँ। 1811 में इनके जो बड़ा भाई था उनका निधन हो जाता है जी। इनके बड़े भाई का निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद जो इनकी भाभी थी वो उस समय केवल 17 वर्ष की थी। उनको क्या होना पड़ा, सती होना पड़ा। और सती, ये सब बातें ये शुरुआत से देख रहे थे, शुरुआत से ये ही रिफॉर्मर के काम इन्होंने किया है। जब इन्होंने अपने घर में ही देखा तो काफ़ी वहाँ से, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरीके से हुआ कि इस चीज़ को हमको रोकना है, बहुत ज़्यादा गलत है, काफ़ी सदमा इनको लगा उस चीज़ से, ठीक है। और जब वो गए, मतलब उनकी भाभी जो है वो सती होने के लिए गई, वहाँ पे बहुत लोग थे, किसी ने भी अपोज नहीं किया उस चीज़ के बारे में, अकेले बोले, किसी ने नहीं सुनी। वहाँ के जो लोग थे वो महासती महासती के जो है वो नारे लगा रहे थे। तो इस तरीके से जब देखते हैं समाज को, ये काफ़ी जो है वो उनको ठेस सी पहुँचती है कि ये गलत है, समाज कितना बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा है ना। एक व्यक्ति की जान जा रही है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये ठीक है। अच्छा, सती को जो है वो रोका जा सकता था, कुछ कंडीशन थी, ओके। रोका इन द सेंस कि
कोई महिला है उसको सती नहीं होने दिया जाएगा यदि उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हों, ओके, या फिर वो क्या हो, प्रेग्नेंट हो, तो उसको जो है वो सती नहीं करते थे। ठीक है, मतलब जिस लेडी का जो हस्बैंड था वो अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जो है वो सती होना पड़ता था। ओके, तो फिर ये क्या है, वो ये बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ये काम करते हैं इनके खिलाफ। और फिर एट लास्ट 1829 में जब जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे जी, विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक जो है 1829 में फरमान जारी करते हैं किसके खिलाफ, सती प्रथा को रोकने के खिलाफ। तो ये बात आप याद रखोगे, विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, 1829 की बात है। राजा राम मोहन राय सबसे आगे थे ये काम कराने में। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो बहुत से लोग इसके खिलाफ भी होंगे। एक व्यक्ति थे जी राधाकांत देव, राधाकांत देव, वो इसके खिलाफ जो सती प्रथा को रोकने के खिलाफ जो है वो काम करने लगे। तो ये जो सती प्रथा को रोकने का जो फरमान था, जो आदेश था, ये कहीं वापिस ना हो, इसके लिए ये क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय जी ये इंग्लैंड चले जाते हैं वहाँ की महारानी से मिलने, ताकि महारानी से मिलकर के ये कहा जाए कि इस फरमान को वापस ना लो, इस आदेश को वापस न लिया जाए। ठीक है, तो 1829 के बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं जी, इंग्लैंड में ये चले जाते हैं। जब ये इतने बड़े स्तर पे ये काम करते हैं, ठीक है, जब ये इतने बड़े स्तर पे ये काम करते हैं और इंग्लैंड तक पहुँचते हैं, तो उस समय का जो मुग़ल शासक था, जो मुग़ल शासक था वो था जी अकबर सेकंड, अकबर सेकंड। तब उन्होंने इनको जो है वो राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राजा का उनको टाइटल मिला था, किसके द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा, उस समय के जो मुग़ल बादशाह थे। ओके, तो इस तरीके से जो है इन्होंने काम किया है। और अगर हम बात कर लेते हैं काम की, तो सबसे पहला जो इन्होंने काम किया था 1803 में जिन्होंने एक प्रकाशित किया था, कि उसका नाम था तुहफत उल मुहाइदीन। इस चीज़ को प्रकाशित किया है 1803 में, सबसे पहला काम ये था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने प्रकाशित किया है। इस चीज़ में क्या था, इसमें जो है धार्मिक जो मान्यता है, जो सामाजिक मान्यता है, जो गलत प्रथाएं थी, जो गलत प्रथाएं थी, उनको जो है उजागर करने का काम इस चीज़ से इन्होंने किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं जी, 1814 में, 1814 में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा जिसको बोलते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड, इस चीज़ की भी जो है ये शुरुआत करते हैं। आत्मीय सभा से मतलब था कि जो वहाँ के समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ कर के बात करना, उनके विचारों को सुनना कि किस टाइप के उनके विचार हैं, क्या उनको बदला जा सकता है, बदलने की ज़रूरत है, जो विचार ऐसे हैं उनका बेस क्या है, क्यों वो बने हैं। ठीक है, इस चीज़ से जो है जुड़ने, लोगों के विचारों से जुड़ने के लिए जो है आत्मीय सभा का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने बात की है सती प्रथा को रोकने की, ठीक है, इतनी बड़ी एक गलत प्रथा ही बोलेंगे, ठीक थी, उसको रोकने का जो इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं किया गया, इससे पहले भी जो है वो सती प्रथा को रोकने का काम किया गया था। औरंगजेब ने भी किया था, अकबर ने भी किया था, ओके, और तुगलकों ने भी किया था, बट ये है कि पूर्ण रूप से नहीं रोक पाए, इन्होंने पूर्ण रूप से इस चीज़ को नहीं रोका, सती प्रथा को। और जो पूर्ण रूप से रोकने का काम करते हैं वो कौन करते हैं जी, राजा राम मोहन राय काम करते हैं। ठीक है, तो 1814 के बाद अब बात आती है जी 1828 की। 1828 में ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं जी, ब्रह्मो समाज का, ब्रह्मो समाज का भी निर्माण जो है ये करते हैं। ठीक है, और
इसका भी काम यही था कि जो समाज की गलत मान्यताएं हैं, गलत प्रथाएं हैं, उनको रोकने का काम, उनको जागर करने का काम, लोगों को समझाने का काम ब्रह्मो समाज जो है वो करता था। ठीक है। और ब्रह्मो समाज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो 1866 में ब्रह्मो समाज के दो टुकड़े हो जाते हैं जी। एक बनता है जी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और एक बनता है जी आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसको कौन चलाते हैं जी? उसको चलाते हैं केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्मो समाज को कौन चलाते हैं जी? रविंद्रनाथ के फादर साहब देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है आदि ब्रह्मो समाज को क्या करते हैं जी? रन करते हैं। रीजन यही रहा था कि 1833 में इनकी डेथ हो जाती है जी, राजा राम मोहन राय की। और आइडियोलॉजी के डिफरेंस की वजह से, आइडियोलॉजी के डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है जी? ये दो हिस्सों में टूट जाते हैं। जो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया था, तो इनके बाद राजा राम मोहन राय जी के बाद जो है सती प्रथा को रोकने का जो काम किया था वो किसने किया था जी? वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इनको जो है रोकने का, आगे फर्दर कंटिन्यू करने का काम किया था। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक वीडियो भी बनाएंगे। अगर मैं इनके काम की बात कर लेता हूं तो 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास कराया था। विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 में, वो पास कराया था जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म या फिर एजुकेशन के मामले में जो राजा राम मोहन राय जी हैं उन्होंने क्या काम किया है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज जो है सेटअप करते हैं। हिंदू कॉलेज शुरुआत करते हैं जी 1817 में। और ये कहाँ पे बनवाते हैं जी? ये कलकत्ता बंगाल में जो है ये बनाते हैं। उसके बाद 1822 में 1822 में जो है एंग्लो हिंदू स्कूल की शुरुआत करते हैं जी। 1826 में वेदांता कॉलेज की शुरुआत करते हैं ये। तो इस तरीके से एजुकेशन के मामले में भी इन्होंने बहुत काम किया है। इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि बच्चों को वेद पुराण कुरान इन सभी के साथ साथ जो धार्मिक चीज़ें हैं इनके साथ साथ जो है वो जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं उनकी भी स्टडी ज़रूरी चाहिए, जैसे कि मैथ है, ओके, फिजिक्स है, साइंस है, ओके, इन सभी की जो है वो स्टडी भी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये मॉडर्न एजुकेशन में भी, आधुनिक शिक्षा पर भी जो है इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एजुकेशन में काम किया है तो इनकी जो है कुछ इन्होंने प्रकाशित भी किया था, जैसे आप अखबार बोल सकते हो या फिर पत्रिका बोल सकते हो। ठीक है। इन्होंने जो है वो 3 चीज़ें प्रकाशित की थी। ठीक है। 3 जर्नल जो है इन्होंने प्रकाशित किए हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है जी वो है आपका संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इम्पोर्टेंट, या इस तरीके से याद रखना है कि कब इसको जो है वो स्टार्ट किया गया, 1821 में। और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और ये क्या था? वीकली था, ये साप्ताहिक था। और किस लैंग्वेज में था जी? ये बंगाली भाषा में था, संवाद कौमुदी। दूसरा, इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट करते हैं, द ब्राह्मणिकल मैगजीन। और ये भी कब होती है जी? ये भी 1821 में ही ये स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद तीसरी है जी मीरात उल अकबर। मीरात उल अकबर। मीरात उल अकबर जो है ये पर्शियन लैंग्वेज में थी ये।
पर्शियन लैंग्वेज में थी, और ये भी कौन सा पेपर था जी, वीकली पेपर था। तो 3 याद रखोगे, संवाद कौमुदी, द ब्राह्मणिकल मैगजीन और मीरात उल अकबर। ओके, ये बात आप जरूर याद रखोगे। ओके, उसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, कुछ लिटरेरी वर्क भी इन्होंने किया है, जैसे कि कठोपनिषद, बहुत सी लिखी हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट या फिर 2-4 ही लिखूँगा जो इम्पोर्टेंट रही हैं। कठोपनिषद जो है इन्हें 1817 में, मुंडक उपनिषद इन्होंने लिखा है, ये 1819 में लिखा था। और एक इम्पोर्टेंट रहेगा द परसेप्ट ऑफ जीसस, ये इम्पोर्टेंट रहेगा जी, द परसेप्ट ऑफ जीसस। ये 1800 जो है वो 20 में लिखने का काम किया राजा राम मोहन राय जी ने। और एक है जी आपका बंगाली ग्रामर, ये लिखने का काम करते हैं जी 1826 में। ओके, तो ये इन्होंने काम किया है, बुक्स का, जर्नल का, कॉलेज का, स्कूल का, धर्म का, समाज का। तो ये सब करने के बाद इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो कहा गया है। तो अब 1826 में जैसे कि ना बंगाली ग्रामर स्टार्ट करते हैं, और 1829 में क्या हो जाता है जी, सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है विलियम बेंटिक के द्वारा। और उसके बाद फिर ये कहाँ पे चले जाते हैं जी, इंग्लैंड में चले जाते हैं, ताकि इसको फैसले को वापस न लिया जाए। और 1833 में इनकी इंग्लैंड में ही क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का ही कारण, एक सबसे बड़ा कारण था कि 1866 में ही, 1866 में ब्रह्मो समाज क्या है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, और एक बात और, 2004 में जो है वो BBC ने एक लिस्ट निकाली थी। वो लिस्ट किसकी थी, ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट बंगाली ऑफ ऑल टाइम। इस लिस्ट में भी इनका नाम था, और इस लिस्ट में इनका जो नंबर था वो कौन सा था जी, उनको 10वां नंबर जो है वो दिया गया था। तो ये था जी राजा राम मोहन राय जी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। थैंक यू।